तो जय हिंद प्यारे दोस्त। आज मैं फिर से लाया हूँ बिहार पुलिस के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर 2023 से 24 के लिए लाया हूँ दोस्त। जो बिहार पुलिस का एग्जाम 2024 में दोस्तों जनवरी महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और 2024 में दोस्तों बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों हर तरह के बिहार पुलिस के क्वेश्चन जीके जिसका कराया जाता है। जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और लास्ट में दोस्त 4 मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी बिहार पुलिस के एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन यहाँ से दो गो बनता है दोस्तों। इस्लाम के प्रवर्तक कौन है, तो इस्लाम के प्रवर्तक दोस्तों पैगंबर मोहम्मद है। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद भी है और इस्लाम के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद भी है। याद रखिए, संस्थापक भी है और प्रवर्तक भी है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म दोस्तों 570 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, इस्लाम के प्रवर्तक कौन है, तो पैगंबर मुहम्मद हो जाएंगे, पैगंबर मोहम्मद हो जाएंगे और संस्थापक भी पैगंबर मोहम्मद ही है। इनका जन्म होता 563 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कहने का मतलब दोस्तों कि हड़प्पा के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम स्थान पे थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कपास के उत्पादन में हड़प्पा के लोग दोस्तों प्रथम स्थान पर थे। दोस्तों हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने किया था। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था दोस्तों। याद रखना। और मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किए थे। याद रखना, ये भी हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किए थे। तो हड़प्पा के निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास के। दोस्तों कपास एक नगदी फसल है, इससे रुई तैयार की जाती है। याद रखना, इसे कपास की खेती दोस्तों काली मिट्टी में की जाती है और काली मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है। ये भी याद रखना है। काली मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों रेगड़ मिट्टी भी है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे है कि कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए दोस्तों। कपास की खेती काली मिट्टी की जाती है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, ये भी याद रखिए। देखिए इनके बारे में, कपास के बारे में डिटेल से लिखा गया है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। याद रखिए, जो काली मिट्टी में उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है, जिसका क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है भारत में। लंबे रेशे वाले कपास सर्वोत्तम माने जाते हैं। याद रखना है, कपास तो सभी तरह के होते हैं दोस्तों, लेकिन लंबे रेशे वाले कपास को सर्वोत्तम माने जाते हैं। और भारत में कपास का इतिहास बहुत पुराना है, ये भी याद रखिएगा कि भारत में कपास का इतिहास बहुत पुराना है, जिससे बहुत चीज बनाया जाता है दोस्तों। हड़प्पा के निवासी दोस्तों कपास उत्पादन में संसार में प्रथम जाने जाते हैं। हड़प्पा के निवासी कपास उत्पादन में प्रथम जाने जाते हैं। याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, डिटेल में सोल्यूशन लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तीसरा नंबर क्वेश्चन की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमार गुप्त ने किए थे। भारत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखना, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की था 1828 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की स्थापना। और 1829 में दोस्तों राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किए थे। विलियम बेटिक के द्वारा दोनों के प्रयासों से सती प्रथा का अंत भारत में हो गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों बिहार के नालंदा जिला में है। याद रखना, भारत में 5वीं सदी में प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, तब भारत में 5वीं सदी में हुआ था। याद रखना, प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने 436 ईस्वी में की थी, जो 5वीं शताब्दी के 436 ईस्वी में। याद रखना, कुमार गुप्त ने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की था और तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भरत ने किए थे। चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर दोस्तों। कुमार गुप्त ने तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, भारत ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किए थे दोस्तों। याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना
पाल वंशीय शासक थे दोस्तों। धर्मपाल थे जो पाली वंशीय शासक थे दोस्तों। धर्मपाल ने ही, थोड़ा जूम कर लेते हैं, पाली वंश के शासक धर्मपाल ने की थी दोस्तों। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाली वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। जो धर्मपाल थे दोस्तों पाली वंश के शासक थे, ये भी याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 770 से 810 ईस्वी में किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 436 ईस्वी में दोस्तों, कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में किया था। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 770 से 810 ईस्वी के बीच में किए थे धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर है। 5 नंबर क्वेश्चन का मानव का 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मानव का 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। अगर हम जितना बार बोलते हैं दोस्तों उतना बार आप लोग बोलते चलिएगा तो अपने आप क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो मानव के हृदय एक बार में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव हृदय का स्पंदन गति 72 बार होता है 1 मिनट में, प्रति मिनट 72 बार होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर से लगभग प्रतिदिन 400 ml प्रतिदिन पानी बाहर निकलता है। 400 ml प्रतिदिन पानी बाहर निकलता है मानव शरीर से, याद रखना है। मनुष्य को सांस लेने पर 78.09% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.03% लेते हैं दोस्तों। मनुष्य जब सांस लेता है तो 78.09% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य अंदर लेता है सांस की तरह। और दोस्तों वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी क्यों दिखाई देती है? तो पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी क्यों दिखाई देती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण दोस्तों पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी दिखाई देती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि पानी में डूबी हुई छड़ी प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, याद रखिएगा। किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चल तथा उस माध्यम प्रकाश की चल के बराबर होती है। जो अपवर्तनांक होती है दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चल तथा उस माध्यम प्रकाश की चल के बराबर होती है दोस्तों, याद रखिए। निर्वात में प्रकाश की चल सबसे अधिक होती है और निर्वात में प्रकाश की चल क्या होती है दोस्तों? सबसे अधिक होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और निर्वात में दोस्तों याद रखिए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चाल होती है और वेग सबसे अधिक होती है दोस्तों इस्पात में, याद रखने भी। निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम प्रकाश की चाल होता है अपवर्तनांक बराबर फार्मूला। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है दोस्तों, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है? तो सबसे कम होता है और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक को दोस्तों एंगस्ट्रम में मापा जाता है, याद रखिए। एंगस्ट्रम में अपवर्तनांक को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखिए यहाँ पे है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले आवश्यक तत्व है दोस्तों सिलिकॉन, राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग दोस्तों सौर सेल में भी किया जाता है, याद रखना है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व सिलिकॉन है। मोमबत्ती को दोस्तों जो मोमबत्ती है वो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सौर सेल दोस्तों सोलर सेल दोस्तों सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं उसमें ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखिएगा। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। सितारा दोस्तों सितारा से संबंध किसका है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। सितारा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करती है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज से लड़ते हुए कब वीरगति प्राप्त किए? तो टीपू सुल्तान अंग्रेज से लड़ते हुए कब वीरगति प्राप्त किए? तो राइट आंसर हो जाएगा 1769 इसमें दोस्तों टीपू सुल्तान अंग्रेज से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किए थे दोस्तों। अंग्रेजों ने भारत पर दोस्तों फूट डालो शासन करो की नीति अपनाए थे, याद रखना है। और टीपू सुल्तान को दोस्तों मैसूर का शासक कहा जाता है। कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है। टीपू सुल्तान दोस्तों अंग्रेज से लड़ते हुए वीरगति 1799 में प्राप्त किए थे। टीपू सुल्तान अंग्रेज से लड़ते हुए 1799 में वीरगति प्राप्त किए थे। टीपू सुल्तान दोस्तों भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से भी प्रसिद्ध है, याद रखना है।
टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान दोस्तों प्रसिद्ध योद्धा और हैदर अली के पुत्र थे। टीपू सुल्तान किसका पुत्र थे? तो हैदर अली के पुत्र थे, याद रखना है। टीपू सुल्तान की मृत्यु दोस्तों 4 मई 1799 में हुआ था। अपने श्रीरंगपट्टनम की राजधानी दोस्तों, अपनी इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी, जो रक्षा करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना है। अंग्रेजों ने इसे मार डाले थे। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना कहाँ हुआ था? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना दोस्तों कोलकाता में हुआ था, याद रखना है। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था यह जनगणना। 10वां नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान दोस्तों कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का लोक नृत्य है। असम दोस्तों, असम का लोक नृत्य बिहू है। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों राजा राममोहन। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों किसने किए थे? अरे, प्रार्थना समाज के दोस्तों स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, याद रखना है। अब राजा राममोहन राय दोस्तों बारहा समाज की स्थापना किए थे। 1828 ईस्वी में बारहा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। सती प्रथा के भी अंत 1829 में की थी, एक साल तुरंत बाद। इसकी स्थापना के बाद तुरंत बाद सती प्रथा का अंत किए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किए थे, याद रखना है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी, याद रखना है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और इसकी एम.जी. रनाडे ने की थी दोस्तों। दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे 1867 में, याद रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की थी, याद रखना है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों आजाद सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 ईस्वी में की थी, ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद दोस्तों, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जो ये खुदाई खिदमतगार की स्थापना किए थे। राम बिहारी बोस दोस्तों आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे, याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था राम बिहारी बोस के द्वारा दोस्तों। आजाद हिंद फौज की कल्पना किसने किया था? तो आजाद हिंद फौज की कल्पना दोस्तों कैप्टन मनमोहन सिंह ने की थी, लेकिन स्थापना राम बिहारी बोस ने किए थे 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए थे दोस्तों, याद रखना है। अंग्रेजों के लड़ने के खिलाफ किए थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में राम बिहारी बोस ने टोक्यो एक जापान का शहर है दोस्तों, उसकी सहायता से राम बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था और आजाद हिंद फौज को जापान में सहयोगी दिया था दोस्तों, याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी, याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना। तो राजा मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, या पिता, याद रखिएगा। राजा मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, याद रखना। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत 1829 में किए थे। राजा राममोहन राय और ब्रिटिश दोस्तों जो गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक ने प्रयासों से सती प्रथा का अंत भारत में हुआ था। राजा मोहन राय का जन्म बंगाल के प्रांत हुगली जिले में राधा नगर में दोस्तों 22 मई 1772 को हुआ था, याद रखना है। राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? तो 22 मई 1772 में हुआ था। आधुनिक भारत का पहला समाज सुधारक दोस्तों राजा राममोहन राय, ठीक, याद रखना। राजा राममोहन राय का जयंती 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन की शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था? तो शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों 1901 ईस्वी में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना 1901 में किया गया था दोस्तों। शांति निकेतन एक विद्यालय का नाम, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में दोस्तों गीतांजलि नामक पुस्तक पर इन्हें नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम दोस्तों महिला थी मदर टेरेसा, जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार और
गणित विषय के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, याद रखना। बाद बाकी और विषय के दिया जाता है दोस्तों विषय में। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था, याद रखना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर कि 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था। तो 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था कौन दोस्तों? इंडिया नामक पत्र है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रथम साप्ताहिक पत्र थे, याद रखिएगा। यंग इंडिया पत्र के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी जी, याद रखने भी। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तियाबजी थे, याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तियाबजी थे। बदरुद्दीन तियाबजी को कांग्रेस अधिवेशन मद्रास के 1887 में अध्यक्ष बने थे दोस्तों। कब बने थे? तो 1887 में बदरुद्दीन तियाबजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे, मुस्लिम अध्यक्ष। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था? तो देश की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई दोस्तों 1857 में लड़ा गया था, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या खिलाफत आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा। और 1934 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन बंद हो गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन किया था दोस्तों। 1922 में दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड हुए थे, जिसे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदिन कौन सा समास है दोस्तों? प्रतिदिन अभिभाव समास है, याद रखना है। जिसमें दोस्तों यथा पर प्रतिनिधि भर लगा हुए अभिभाव समास का उदाहरण होता है, जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाए तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। द्विगु समास दोस्तों जिसमें एक पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास का उदाहरण होता है, याद रखना। 20 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर कौन सा समास है? तो लंबोदर दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण, बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है दोस्तों। जिसमें अधिकांशतः भगवान का नाम है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, याद रखना है। ये कर्मधारय समास का उदाहरण है लंबोदर, ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे है ना। मैथ का क्वेश्चन चार्ट हो बच गया दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से है। क्वेश्चन यहाँ पे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो विषम संख्याओं को योगफल निकालने का सूत्र है दोस्तों एन स्क्वायर होता है, याद रखना। विषम संख्याओं को योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो एन स्क्वायर होता है। तो प्रथम 15 बोला दोस्तों, तो प्रथम एन की संख्या कितनी है? एन का मान दोस्तों 15 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 15 का वर्ग होता है दोस्तों 225। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का वर्ग, पहला नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीवाई क्वेश्चन है। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है दूसरा नंबर की एक आदमी अपने वेतन में से दोस्तों 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये कमाता है प्रति माह दोस्तों, याद रखिए। तो उसकी मासिक आय क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे मानना होगा दोस्तों उसकी प्रति मासिक आय दोस्तों 100% होगा। अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100%। 100% में से दोस्तों 65% खर्च कर देता है, याद रखिएगा। कितना इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी पहले मैं बता चुका हूँ दोस्तों फुल डिटेल में। तो 100% अपने आप में मासिक आय कमाता होगा दोस्तों, जिसमें 65% खर्च करता है। तो कितना परसेंट बचता होगा दोस्तों? जब 100 में से दोस्तों 65% चल जाएगा तो कितना परसेंट बचेगा? तो अब घटाइएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 100 में से जब 65 जाएगा तो कितना बचेगा? तो देखिए अब 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 बचेगा दोस्तों, ये कितना बचेगा? 3 बचेगा दोस्तों, 35 बचेगा दोस्तों। 35% ये बचत कहता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या पूछा है? मासिक आय पूछा दोस्तों। मासिक आय कितना माने है? 100%। और प्रति माह कितना बचाता था? 500। संख्या में दोस्तों 525 रुपये बचाता है, प्रतिशत में 35% बचाता है। तो एक दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे दोस्तों। और जब हम 35 से भागा देंगे दोस्तों इसमें, तो 1% का मान निकल जाएगा। 35 से हम भागा देंगे दोस्तों 525 में, तो 1% का मान निकलेगा। और हमको क्या पूछा है? तो मासिक आय पूछा है दोस्तों। हम मासिक आय कितना माने? 100%। 100% से हम इससे गुना करेंगे दोस्तों, तो पूरा 100% इसका मासिक आय निकल जाएगा। तो गुना कर देते हैं यहाँ पे। अब काटिएगा दोस्तों, 5 से यहाँ 7 से काटिएगा तो 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। यहाँ पे 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा दोस्तों। 49 में 52 में से जब 49 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 3 बचेगा दोस्तों। तो 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 7 से 75 बार में डिवाइड होगा। फिर 5 से भी काटिएगा दोस्तों, 5 से काटिएगा तो 15 बचे कितना हो जाएगा? 75। 15 बार में डिवाइड होगा दोस्तों, बच गया 15 गुने 100 बच गया। तो 15 गुने 100 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1500 दोस्तों। इसका
मासिक आय दोस्तों 1500 है, राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा नंबर 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 5:6 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो दोस्तों तो ट्रिक से सॉल्व करना है, समय बचेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जिसका मान पूछ रहा है उसका सबसे पहले उसको उतार दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम उतारेंगे नहीं दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है तो ये बी के इसको सामने हम ए और बी का मान बैठाएंगे तो ए का मान दिया 3:4 दिया दोस्तों, बी का दिया 4। तो यहाँ पे सी का पूछ रहा है दोस्तों, बी और सी का पूछ रहा था। बी का मान कितना दिया है यहाँ पे 5:6 दिया और सी का मान दिया है 6। यहाँ पे इसका बॉक्स खाली रह जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका बॉक्स खाली हो जाएगा। यहाँ पे 4 को इन्हें घसकाएंगे दोस्तों, 5 को इन्हें घसकाएंगे और आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 15:20 अनुपात हो जाएगा दोस्तों 24। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, 15:20 हो जाएगा, राइट ऑप्शन चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा।